नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए लोकपाल आंदोलन के बाद पहली बार देश में कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसकी गूंज दुनिया के दूसरे देशों में भी सुनाई दे रही है। तब जो सत्ता पक्ष में थे वो अब विपक्ष में हैं और तब के आंदोलन समर्थक अब सरकारें चला रहे हैं। यकीनन अन्ना के आंदोलन ने देश की राजनीति को बदला, लेकिन क्या किसान आंदोलन भी देश की राजनीति को प्रभावित करने की कुवत रखता है? क्या किसानों के आंदोलन को वैसा जन समर्थन हासिल है जैसा पिछले दशक के लोकपाल आंदोलन को था? क्या बीती सदी में हुए किसान आंदोलनों से देश की राजनीति प्रभावित हुई है? क्या किसानों ने कभी एक अलग वोट बैंक की भूमिका निभाई है? इन सारे सवालों के जवाब भारतीय राजनीति के इतिहास में छिपे हुए हैं। आज मैं आजादी के ठीक पहले से अब तक हुए किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करूंगी। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि कब कब किसानों ने सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोला और कब कब उन आंदोलन से राजनीति की एक नई धारा ने जन्म लिया। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर किसान आंदोलन आजादी से पहले हुए, जिन पर महात्मा गांधी की छाप दिखती है। गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी उसके केंद्र में ग्रामीण समाज की रीढ़ यानी किसान ही था। आजादी की फिजा में किसानों ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने संजो रखे थे, क्योंकि अंग्रेजी राज में उनका बहुत शोषण हुआ था। लेकिन आजादी के बाद भी उनकी किस्मत के बंद दरवाजे नहीं खुले। बंगाल में आजादी से ठीक पहले एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसमें बटाईदार किसानों को फसल का 2/3 हिस्सा दिलवाने के लिए संघर्ष हुआ, जिसे तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें करीब 50 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने वामपंथियों को बंगाल की जमीन पर नया रास्ता दिखा दिया। उसी दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने जोतने वाले को जमीन का नारा बुलंद करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। बंगाल में पट्टे पर खेती करने वाले किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। उन्हें अपनी पैदावार का आधा हिस्सा जोतदारों यानी खेत के मालिकों को देना पड़ता था। ऐसे में जोतदारों के अत्याचार से त्राहिमाम कर रहे गरीब किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार होते थे, उनको एक तरह से जो ज़मींदार होते थे उनके द्वारा जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ ही आवाज़ थी। और वो चाहते थे ज़मींदार केवल 1/3 लें, बाकी जो टीलर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो खेती करते हैं, उनको मिले। और इसी मुद्दे को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ। वो साल 1946 का था। निज खलने धान तोले यानी अपने खलिहान में धान जमा करो नारे के साथ किसानों का प्रचंड आंदोलन शुरू हुआ। उनकी मांग थी कि जोतदारों को पैदावार का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दिया जाए, 2/3 हिस्सा बटाईदार अपने पास रखें। देखते ही देखते तेभागा आंदोलन बंगाल के 19 जिलों में फैल गया। बंगाल में बटाईदारी में सारा अनाज पहले ज़मींदार के घर जाता था, फिर वहाँ से बट के आधा मिलता था। और एक तरह से उसमें डिग्निटी का भी सवाल था, एक्सप्लॉयटेशन का भी सवाल था। कई सवाल एक साथ मिले जुले थे। और फ्रीडम के बाद जो एक एस्पिरेशन जगह था किसानों का, आम लोगों का, जो फ्रीडम के मीनिंग को रियलाइज़ करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का जो एस्पिरेशन जगह था, उसके लिए ये आंदोलन था। शुरुआती दौर में इस आंदोलन से राजवंशी क्षत्रिय किसान जुड़े, लेकिन जल्द ही मुसलमान, हाजोंग, संथाल और उरांव भी इससे जुड़ गए।
गरीब किसानों को एकजुट करने में बंगाल किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य भूमिका में थी। कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार को भी पहली बार तेभागा आंदोलन की छतरी तले ही किसानों के हक हुकूक की आवाज बुलंद करने का पहला अनुभव हुआ। वामपंथी बंगाल में अपने लिए नया राजनीतिक आसमान तलाश रहे थे। उनके सामने एक और कांग्रेस खड़ी थी, दूसरी ओर हिंदुत्ववादी ताकतें। ऐसे में वामपंथी तेभागा आंदोलन से पैदा गर्मी को भुनाने के लिए बंगाल की जमीन पर भूमि सुधार और जोतने वाले का जमीन पर हक जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी का भी तब राइज हो रहा था और उनके लिए बड़ा ही सहज था कि इनके साथ वो मिलजुल के काम करें। इसलिए आप देखेंगे कि तेलंगाना या तेभागा दोनों आंदोलन जो था धीरे धीरे वो कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ चला गया। हालांकि उसकी शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की तरफ, लेकिन वो एक तरह से पेजेंट मूवमेंट था। जो किसान कम और जो मजदूर जो खेत मजदूर जिसको कह सकते हैं, उस तरह के ज़्यादा लोग थे वो, तो पेजेंट मूवमेंट था। आजादी के बाद भी बंगाल की जमीन पर शुरू हुआ किसानों का ये प्रचंड आंदोलन चलता रहा, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई की वजह से धीरे धीरे किसानों का ये बड़ा आंदोलन दम तोड़ने लगा। किसानों का एक बड़ा आंदोलन तेलंगाना में भी चल रहा था। तब की हैदराबाद रियासत की सामंती व्यवस्था के खिलाफ इसे आधुनिक भारत में किसानों का सबसे बड़ा गुरिल्ला संग्राम माना जाता है। बात 1947 की है। तेलंगाना के स्थानीय देशमुखों ने पटेल और पटवारियों की मदद से इलाके की ज्यादातर उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया था। देशमुखों को हैदराबाद के निजाम का समर्थन था। तेलंगाना के सामंत यानी देशमुखों ने किसानों और खेतिहर मजदूरों का बेहिसाब शोषण शुरू कर दिया। ऐसे में देशमुखों के अत्याचार से त्राहिमाम कर किसानों ने ऐलाने जंग कर दिया। बाद में इस आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टी भी जुड़ गए और किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को और आक्रामक बना दिया। कम्युनिस्टों के हाथ पहले से ही रजाकारों द्वारा छोड़े गए भारी मात्रा में हथियारों का ढेर लग चुका था। कम्युनिस्टों ने सामंतों की आलीशान हवेलियों पर कब्जा कर लिया और उनकी जमीन और संपत्ति गरीब मेहनतकश किसानों में बांट दी। इतना ही नहीं, कम्युनिस्टों ने किसानों को समझाया कि वो जमीन का लगान न दे। आजाद हिंदुस्तान की नई फिजा में कम्युनिस्टों को नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। हैदराबाद रियासत में कम्युनिस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ पकड़ मजबूत बनाने में जुटे थे। तब हैदराबाद रियासत में काश्तकारी की दो व्यवस्थाएं थीं। रैयतवारी व्यवस्था, जिसमें जमीन सीधे किसानों को दी जाती थी, लेकिन वो जमीन के असली मालिक न होकर सिर्फ पट्टेदार होते थे। उन्हें जमीन से बेदखल होने का डर हमेशा बना रहता था। दूसरी व्यवस्था थी जागीरदारी। ये शाही जमीन होती थी जिसे सरफे खास कहा जाता था। निजाम के खास लोगों पर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। हैदराबाद में काश्तकारी की दोनों ही व्यवस्थाओं में किसानों का बेहिसाब शोषण हो रहा था। जब निजाम का वहाँ पे रूल था और लैंडलॉर्ड थे ये सब जो वहाँ के बड़े लोग थे, और वहाँ पे भी यही होता था कि जो ज़मीन वो देते थे उसके साथ जो उसका अनाज के जो बीज वगैरह दिए जाते थे, उससे वो किसानों का काफ़ी हद तक हिस्सा अपने पास रख लेते थे। और किसानों का भी वहाँ पे यही रोष था कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हैदराबाद रियासत में किसानों ने सामंतों के खिलाफ प्रचंड आंदोलन और छापामार युद्ध शुरू किया। किसानों और खेतिहार मजदूरों के भीतर धधकते गुस्से को खास तौर से सीपीआई ने भांप लिया और अपनी किसान विंग यानी किसान सभा के जरिए आंदोलन को धार देने लगी। जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, वहाँ उन्होंने उनको संगठित किया और अपनी जो कम्युनिज्म अप्रोच होती है, सोशलिस्ट अप्रोच होती है, उस बेस पे उन्होंने किसानों को भड़काया और ये कहा कि हम आपके साथ हैं। फिर आंदोलन हुआ। किसानों के इस आंदोलन की शुरुआत सामंतों और जमींदारों के खिलाफ नालगोंडा जिले से हुई। उसके बाद वारंगल, बीदर, खम्मम
महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद समेत पूरी हैदराबाद रियासत में फैल गया। आंदोलनकारी किसानों ने निजाम के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उनकी मांग थी किसानों से गैर वाजिब लगान ना लिया जाए, पट्टे पर मिली जमीन वापस ना ली जाए, किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं, जमीन का नए सिरे से बंटवारा हो। आंदोलन के दौरान कम्युनिस्टों ने जमींदारों और सामंतों की हवेलियों पर कब्जा कर लिया। उनकी जमीनें गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों में बांट दी। कम्युनिस्टों ने खुद को कई टीमों में बांट लिया, जिनके जिम्मे कई कई गांव थे। किसानों से लगान नहीं देने की अपील की और कानून व्यवस्था खुद अपने हाथों में ले ली। खेतिहर मजदूरों का उन्हें तगड़ा समर्थन मिल रहा था। ये आंदोलन बहुत ही उग्र हो गया, काफ़ी हिंसक हुआ भी। बहुत सारे वामपंथी कार्यकर्ता और किसान मारे गए, बहुत सारे जमींदारों को भी हानि पहुंची और अंत में स्वतंत्रता के बाद जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो सरकार थी दिल्ली में, उसको इस आंदोलन को दबाने के लिए सामने आना पड़ा। लेकिन वामपंथी आंदोलन जिस तरह से इस कृषकों के सवाल को लेके आंध्रा में और खास करके तेलंगाना क्षेत्र में अपनी पैठ जमाई, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो 1952 में जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वामपंथी दल सबसे महत्वपूर्ण दल था वहाँ। हैदराबाद पर भारतीय फौज की जीत के बाद तस्वीर बदलने लगी। सरकार ने पूरी ताकत के साथ कम्युनिस्टों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के 50,000 कैडर और समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टियों के बड़े नेताओं को पकड़ लिया। हालांकि दक्कन में कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक रवि नारायण रेड्डी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। हैदराबाद के मिलिट्री गवर्नर जे.एन. चौधरी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ एक प्रचार अभियान शुरू किया। गांवों के ऊपर तेलुगु में पर्चे गिराए, जिसमें लिखा गया था कि निजाम की निजी जमीन किसानों में बांट दी जाएगी। नाटक कंपनियों के जरिए गांवों तक सरकार का पक्ष लोगों के सामने रखा गया। सरकार के जवाबी एक्शन ने कम्युनिस्टों की कमर तोड़ दी, लेकिन हैदराबाद रियासत में किसानों ने आंदोलन का जो बिगुल बजाया, उससे आगे चलकर बेगार प्रथा खत्म हुई। खेतिहर किसानों की मजदूरी बढ़ी, किसानों को जमीन पर हक मिला, अर्ध सामंती व्यवस्था का खात्मा हुआ, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की गठन की जमीन तैयार हुई। किसानों के हक से जुड़े मुद्दे कम्युनिस्ट भी उठा रहे थे और समाजवादी भी। उस दौर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी। कांग्रेस ने ग्रामीण भारत और किसानों को केंद्र में रखते हुए 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह लिया था, जिससे देश के सबसे बड़े वर्ग यानी किसानों से खुद को जोड़ा जा सके। किसानों के नाम पर वोट जोड़ने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन धरती पुत्रों का संघर्ष कम नहीं हुआ। बंगाल की जमीन से 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने किसानों के हक और हकूक के लिए सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। नक्सलबाड़ी से निकली चिंगारी देश के कई राज्यों में आग बनकर फैल गई। देश के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक किसानों ने कई आंदोलन किए, लेकिन उससे किसानों की जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसी कड़ी में 70 के दशक में महाराष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके शरद जोशी की अगुवाई में आंदोलन हुआ। प्याज की सही कीमत की मांग करते हुए किसानों ने सड़कों पर प्याज फेंक दिया। उसी दौर में महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन का जन्म हुआ। 1980 में कर्नाटक में रैठा संगठन ने किसानों के हक से जुड़े मुद्दे को उठाया। 1978 से 1984 तक पंजाब में चले किसान आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब में गेहूं और धान की ज्यादा खरीद दर, बिजली, डीजल और खाद में सब्सिडी के साथ साथ कर्ज माफी की भी मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन का घेराव किया, जो 1 हफ्ते तक चला। जय जवान, जय किसान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री के मुंह से देश
जय जवान जय किसान का नारा सुन चुका था। हिंदुस्तान के किसान अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए थे। अपने वोट के दम पर किसान दिल्ली से सूबे तक की सरकार तय कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हुक्मरानों की प्राथमिकता सूची में किसान नीचे पहुंच जाते। अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी। साल 1979 में लाल किला की प्राचीर से जब बतौर प्रधानमंत्री चौधरी साहब राष्ट्र को संबोधित किया, तो चौधरी साहब को देश के किसानों की कम कमाई बड़ी समस्या के तौर पर नहीं दिखी। उनकी प्राथमिकता सूची में भी किसान नीचे ही रहे। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। सियासत के मिजाज से अलहदा किसान अपनी पूरी ताकत खेतों में झोंके हुए थे। बगैर किसी फल की चिंता किए सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे थे। उनकी आर्थिक हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। महाराष्ट्र के किसानों की आवाज को 70 के दशक में बुलंद किया युवा अर्थशास्त्री शरद जोशी ने। शीतकारी संगठन नाम से किसानों की बड़ी छतरी तानी गई। भारत बनाम इंडिया के नाम पर भूमिपुत्रों को एकजुट करने का काम शुरू हुआ। शरद जोशी का जो आंदोलन था वो मूलतः इस बात का आंदोलन था कि बाजार की नई व्यवस्था में किसान क्या करे और कैसे किसान अपना बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सके, अपने अनाज की ज़्यादा कीमत को ले सके। तो वो उस तरह का आंदोलन था। महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की शुरुआत प्याज, सूत और तंबाकू की सही समय पर सही कीमत दिलाने के लिए हुई। उस दौर में महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से सूबे के लाखों किसान सड़कों पर आ गए थे। जो शरद जोशी का आंदोलन था वो पहली बार किसानों के इकोनॉमिक राइट्स को लेके था, क्योंकि उस समय जब भारत सरकार ने ओनियंस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था तो हिंदुस्तान में ओनियन के प्राइस काफ़ी गिर गए थे। तब उन्होंने आंदोलन किया कि जब किसान को ज़्यादा पैसा बाजार में मिल सकता है तो सरकार पाबंदी क्यों लगा रही। इनफैक्ट हकीकत में वही था कि जहाँ पे शरद जोशी साहब ने पहली बार किसानों के लिए फ्री मार्केट की बात की थी कि हमें ना बिचौलिया तंत्र चाहिए ना सरकार का कोई सिस्टम चाहिए, हमें सही रेट चाहिए। कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ा। इस संगठन ने न सिर्फ गन्ना उगाने वाले किसानों की शोषण का विरोध किया, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा किया। हरित क्रांति की सबसे चटक छाप पंजाब में दिखी। खेती के तौर तरीकों पर बड़ा बदलाव हुआ। आधुनिक खेती से किसानों की लागत बढ़ी। किसानों को लगा कि पैदावार की ज्यादा कीमतें मिलनी चाहिए। ऐसे में 1978 से 84 के बीच यानी 6 वर्षों तक कई बार किसान गेहूं और धान की खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा था भारतीय किसान यूनियन। अर्ली 1980s में तमिलनाडु के एक किसान नेता नारायणस्वामी नायडू साहब जब पंजाब में आए थे तो मुझे याद है उस समय पंजाब के एक किसी गांव में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नज़र आई थी वो ये थी कि नारायणस्वामी नायडू साहब पहले तमिल में उनका वो बोले और उसके बाद एक सज्जन ने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और वहीं पर स्टेज में तीसरे सज्जन ने उनको इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट किया। तो लेकिन उनका बैठना किसानों का और उसको सुनना, जबकि 3 भाषाओं में उसका रूपांतर हो रहा था, तो इसका मतलब साफ था कि किसानों की जो क्राइसिस थी वो चाहे साउथ इंडिया में हो या नॉर्थ इंडिया में हो, वो प्राइमरीली एक ही थी। पंजाब के किसान गेहूं धान की ज्यादा खरीद दर, बिजली डीजल पर सब्सिडी, रासायनिक खाद पर सब्सिडी और कर्ज माफी की मांग पर अड़ गए। अपनी मांग को लेकर 10 मई 1984 को भारतीय किसान यूनियन ने चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव कर दिया। करीब 30 से 40 हजार किसान राजभवन के बाहर डट गए। किसानों का राजभवन घेराव
1 हफ्ते तक चला। जो मूवमेंट है वो आगे चलता गया और 1984 में पंजाब में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि राजभवन को किसानों ने घिराव किया था। वो मूवमेंट जो थी वो शरद जोशी उसको लीड कर रहे थे और साथ में पंजाब के भूपेंद्र सिंह मान, बलबीर सिंह राजेवाल और अजमेर सिंह लखोवाल, ये तीनों उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे एज ए BKU। उनकी जो सपोर्ट थी तो BKU का ही आंदोलन था और शेतकारी संगठन उसमें साथ हुई थी। मुझे याद है वो 7 दिन जो किसानों ने उस राजभवन को घेरे रखा था। अकाली दल को भी किसानों का समर्थन था। उस दौर में पंजाब में खालिस्तान समर्थन उग्रपंथियों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। जरनैल सिंह भिंडरावाले के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। ऐसे में नए संकट को देखते हुए सरकार ने सेना बुला ली और किसानों का एक और बड़ा आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। आज से करीब 32 साल पहले भी दिल्ली में किसानों की धमक सुनाई दी थी। तब देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे राजीव गांधी। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में दिल्ली के बोट क्लब पर 14 राज्यों के 5 लाख से ज्यादा किसान जमा हुए। किसानों की मांग थी कि गन्ने का समर्थन मूल्य ज्यादा मिले और बिजली पानी फ्री हो। किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया। पूरी दिल्ली ठप हो गई। बोट क्लब किसानों की बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर से भर गया। सरकार के बार बार चेतावनी देने के बाद भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं थे। मंच से महेंद्र सिंह टिकैत ने ऐलान कर दिया, खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। किसानों के इस प्रचंड आंदोलन को देखते हुए राजीव गांधी सरकार को भारतीय किसान यूनियन की सभी 35 मांगों को मानने का भरोसा देना पड़ा। उसके बाद ही आंदोलन खत्म हुआ। वो साल 1988 का था और महीना अक्टूबर का। दिल्ली के लिटिगेंट जोन की तस्वीर बदल चुकी थी। वोट क्लब पर लाखों किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ जमा थे। किसानों की अगुवाई कर रहे थे लंबी चौड़ी कदकाठी वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। धरती का सीना चीरकर अनाज उपजाने में व्यस्त रहने वाला किसान दिल्ली में अपनी मांगों के साथ सीना ताने खड़ा था। किसानों की मुख्य मांगे थीं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़े और बिजली पानी मुफ्त में मिले। दिल्ली में किसानों की धमक पूरा देश बड़े ध्यान से देख रहा था। टिकैत साहब का भी यही कानून, उनका जो आंदोलन था वो भी यही था कि किसान की हालत बहुत ख़राब है, किसान को बहुत लूटा जा रहा है और जिस तरह से बाकी महंगाई बढ़ रही है किसान के रेट नहीं बढ़ रहे। और दूसरी तरफ आपने हमें APMC और बिचौलियों के हवाले कर रखा है और जबकि हमें बाज़ार में ज़्यादा रेट देना पड़ता है जब हम खरीदते हैं, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो बिचौली और APMC में हमें रेट नहीं मिलता है। इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन किया था कि आप हमें आज़ादी दें इस पूरे सिस्टम से। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस गुणा भाग में लगे थे कि किसानों को वापस कैसे लौटाया जाए। किसानों की जिद और अटल इरादों के आगे सरकार की एक नहीं चली। आखिरकार किसान अपनी मांगे मनवाने के बाद ही दिल्ली से वापस लौटे। किसानों को बोट क्लब तक आने दिया गया, शांति से सारे किसान बैठे रहे। सरकार ने उनकी मौलिक आवश्यकताओं को अपनी तरफ से भी पूरा करने का प्रयास किया और साथ ही में उनको वार्तालाप में जोड़ने का काम किया। 1991 में उदारीकरण के बाद किसानों की चुनौतियां और बढ़ी। खेती के लिए उन्नत बीज, बेहतर खाद और कीटनाशकों के मामले में बड़ी विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण तेज हुआ, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन पर उतर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची। यूपी का भट्टा परसौल या उड़ीसा का पॉस्को विरोध आंदोलन, देश के कई हिस्सों में किसानों के छोटे बड़े आंदोलन धधक रहे हैं, जिन पर सियासी पार्टियों के नेता वोट की फसल काटने के फिराक में हैं। वहीं किसान समझ नहीं पा रहे कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे कब खुलेंगे। उसका आंदोलन एक खूबसूरत अंजाम तक
कब पहुंचेगा? आजादी के पहले देश की अर्थव्यवस्था का 90% हिस्सा खेती बाड़ी पर निर्भर था। आज जीडीपी में सिर्फ 17% योगदान कृषि का है। तब करीब 85% आबादी कृषि पर निर्भर थी। आज 60% से कम लोगों को किसानी से रोजगार मिलता है। पिछले 100 साल में खेती किसानी में काफी बदलाव आया, लेकिन किसान किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं बन पाया। 2014 और 2019 के बीच किसानों में आक्रोश की कई घटनाएं हुई। बावजूद इसके 2019 में मोदी सरकार को 2014 से भी बड़ा बहुमत मिल गया। 2017 में 40,000 किसानों को लेकर महाराष्ट्र में ऐतिहासिक मार्च निकालने वाले किसान नेता जेपी गावित को विधानसभा चुनाव में 10% वोट भी नहीं मिले। पंजाब के भटिंडा में खुदकुशी कर चुके किसान की पत्नी ने चुनाव लड़ा। किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को मुद्दा बनाया, लेकिन चुनाव में उन्हें सिर्फ 2078 वोट मिले। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की गोली से 6 आंदोलनकारी किसान मारे गए। किसानों में जबरदस्त आक्रोश था। शिवराज सिंह सरकार की चुनाव में हार भी हुई, लेकिन मंदसौर की 8 में से 7 विधानसभाओं में सत्ताधारी पार्टी की ही वापसी हुई। किसान आंदोलन का फायदा राजनीतिक दल तो उठाते रहे हैं, लेकिन वो किसान जो जमीन पर लड़ते हैं उन्हें कोई बड़ा सियासी फायदा मिलता नहीं दिखता है। हो सकता है मौजूदा आंदोलन से देश की किसान राजनीति को कोई नया मोड़ मिले, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये मुहिम देश के कितने किसानों को लंबे समय तक राजनीतिक तौर पर एकजुट रख पाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।